Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ 2021. जी हाँ, 3 दिसंबर को आपका CLAT PG 2024 होने वाला है, विच मीन्स आपका 2023 के ईयर में 2024 का पेपर हो रहा है. 2023 के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, 2022 के इंपॉर्टेंट है और 21 और 20 के भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को करके ज़रूर जाइए. इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर चुके होंगे या अभी भी कर रहे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि जिस भी ईयर में पेपर हो रहा है उसके पिछले 2-3 साल के जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं. इनफैक्ट कभी कभी बीच के भी जजमेंट्स पूछ लिए जाते हैं जो बहुत लैंडमार्क है. बहुत पुराने लैंडमार्क तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन बीच के कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पुराने वाले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सालों में जैसे 2018 के कुछ जजमेंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो वो पूछे अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो तो पुराने हो गए, क्लैट पीजी ये क्यों पूछ रहा है. कुछ जजमेंट्स हमेशा आपको कंसिडर करके चलने ही होते हैं. उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं आप फॉलो हो सकता कि हाँ भाई रिसेंट जजमेंट्स की बात करी जा रही है तो सिर्फ 2023 पूछना चाहिए, 2022 पूछना चाहिए, 21 और 20 आप कैसे पूछ रहे हो. इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कुछ आज इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में. लैंडमार्क वाले ही रहेंगे ये, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में इस पे डिस्कस करूंगी. मेजरली क्या हेल्ड हुआ था, बाकी अगर आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी तो वेल एंड गुड. अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज आप इनको एक बार खुद से जाकर जरूर गो थ्रू करिएगा. बिफोर मूविंग फर्दर, अनअकैडमी का फेस्टिव ऑफर चल रहा है. जी हाँ, जिसमें 20% ऑफ मिल रहा है आपको सारे क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शंस पे. आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्लान्स यहाँ पर क्लैट पीजी के हैं, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने प्लान के हिसाब से इस प्लान को परचेज कर सकते हैं. कोई भी प्लान आप लोगे आपको 20% ऑफ मिलेगा. ये जो है आपका ऑफर है ये 9th ऑफ नवंबर तक है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा कोड MSING10 टू अवेल दिस डिस्काउंट. और अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे बैचेस हैं, आप उसके हिसाब से प्लान ले सकते हैं. वहीं पर यहाँ पे जब हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स बैच क्लैट पीजी 2024 के लिए. अभी भी आपके पास कुछ 25 दिन करीब बचे हैं. आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए, थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. करना क्या है, MSING कोड यूज करना है एंड इस पर डिस्काउंट मिलेगा. अगेन 9th ऑफ नवंबर से पहले करते हो तो 20% ऑफ मिल जाएगा. एंड फिर फर्दर आप चाहें तो कोई और भी कोर्स आपको जो लगता है आप ले सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. फर्दर मूविंग, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोर्स करना चाहते हैं इन दैट केस आप ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो. इसमें QR कोड को आपको स्कैन करना है एंड एक्सक्लूसिवली वहां से आप अनअकैडमी स्टोर से परचेज कर सकते हैं. अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम अगर आप कोई भी हमारा ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं. डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करा जाता है. ऑब्वियस सी बात है कि जब डेली लाइव क्लासेस होती हैं तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. अगर आप कोई बैच नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मॉक टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब तक तो जितना पढ़ना था हो गया, हाँ ठीक है, अच्छी बात भी है, तो यहाँ पर आप एक फुल लेंथ 20 मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं 1600 रुपीज़ में. जी हाँ, इसको भी आप और भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आपने MSING10 ये वाला कोड यूज़ करा एडिशनल डिस्काउंट के लिए. एंड फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर. लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कोई भी हमारा बैच परचेज करते हो तो फिर इन दैट केस आपको मॉक टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा. अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करिए एंड ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहे. अब चलते हैं आज के टॉपिक पर. हम बात कर रहे हैं 2021 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में. जी हाँ, पहला केस जो है वो है लक्ष्मीबाई चंदार्गी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ये केस किसके बारे में था? ये केस था कि जहाँ पर दो एडल्ट्स शादी करने का डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू मैरी ईच अदर, वहाँ पर फैमिली का जो कंसेंट है दैट इज नॉट नीडेड. ये 2021 में कहा था. अभी रिसेंट एक केस आया है जिसमें आपने सुना होगा कि फैमिली का कोई भी इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं मंजूर किया जाएगा अगर दो एडल्ट अग्री करते हैं मैरी करने के लिए. बेंच यहाँ पे जस्टिस SK कॉल की एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय की. कोर्ट ने कहा यहाँ पर इस केस में हेल्ड किया गया, Honorable Supreme Court observed that educated younger boys and girls are choosing their life partners.
विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से अभी तक एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स चला आ रहा था कि पहली बात तो लड़कियों का एजुकेटेड होना वॉज वेरी लेस, ठीक है, हम कह नहीं सकते 100%, अभी भी 100% नहीं है, बट मेजॉरिटी आपको मिलती थी कि अनएजुकेटेड गर्ल्स रहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने डिसीजन उस हिसाब से नहीं ले पाती थी, हर पर्सपेक्टिव को वो नज़र में नहीं रख पाती थी। बॉयज़ का कह सकते हैं, अगेन बॉयज़ में भी नहीं कहेंगे कि 100% एजुकेटेड होते थे, लेकिन कंपैरेटिवली दिखते थे। होता क्या था कि लड़के और लड़की के माँ बाप ने रिश्ता तय किया एंड देन वो लोग अपना शादी करते थे। कोर्ट का कहना है ये एक ट्रेडिशनल नॉर्म था जो चला आ रहा था। आज के डेट में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं दे आर एजुकेटेड एंड वो अपना डिसीजन शादी करने का ले सकते हैं। तो ये वहाँ से एक डिपार्चर है ट्रेडिशनल नॉर्म से। कंसेंट ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी और द क्लैन इज नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पे सिर्फ फैमिली की बात नहीं हो रही है, फैमिली के साथ साथ आपके कम्युनिटी की, ट्राइब की, जहाँ पर भी आप रहते हो, आप जिन लोगों को कंसिडर करते हो, सोसाइटी कहते हैं ना हम लोग, सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो 4 लोग जिनसे आपको फर्क पड़ता है, ठीक, कहा जा रहा है कि चाहे फैमिली हो चाहे कम्युनिटी हो, इन सब की कंसेंट जरूरी नहीं है। अगर एक बार दोनों एडल्ट ने अग्री कर दिया कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं एंड उनके कंसेंट को, देन यहाँ पर प्राइमेसी मिलनी चाहिए, पाइसली प्राइमेसी मिलनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर कलेश नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस है देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। यहाँ पे क्या हुआ था कि 18 साल से कम के जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं एंड 16 साल से ऊपर के, इनको रेमिट कर दिया जाए जुरिस्डिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक। बेंच थी जस्टिस यू ललित की एंड जस्टिस के एम जोसेफ की। अब आपको पता है कि ये जुवेनाइल का 16 से 18 के बीच का जो मामला है वो बड़ा डाइसी है, ठीक है। सीआरपीसी हो गया, जुवेनाइल एक्ट हो गया, 16-18 को लेके कंफ्यूजन बड़ा रहता है यहाँ पर। तो इसीलिए हो रहा था कि अगर कोई जुवेनाइल है जो 16 से ऊपर है, 18 से कम है, तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे भाई, ठीक। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करा टू व्हाट एक्सटेंट कुड द बेनिफिट अंडर द जेजे एक्ट 2015 बी एक्सटेंडेड, क्योंकि सीधी सी बात है कि जेजे एक्ट जो है वो जुवेनाइल को ज्यादा बेनिफिट देता है। तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि हम किस हद तक जेजे एक्ट का बेनिफिट एक जुवेनाइल को दे सकते हैं, ठीक, जहाँ पे वो 16 साल से ऊपर का है लेकिन 18 साल से कम का है, ऑन द डे द ऑफेंस वाज कमिटेड, उसके उस दिन के हिसाब से, जिस दिन उसने किया था ऑफेंस, उस दिन वो 16 से ऊपर का था, 18 से कम का था, तो कितना बेनिफिट हम उसको जेजे एक्ट के थ्रू दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा इन सच अ केस इवन इफ द अक्यूज वर गिल्टी, भले अक्यूज गिल्टी साबित हो जाता है, लेकिन वही बात हो गई कि कोर्ट नहीं चाह रहा है कि जो क्रिमिनल कोर्ट आपका सीआरपीसी के प्रोविजन के हिसाब से चले। कहा जा रहा है कि जो मैटर है वो जुरिस्डिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिस भी जुरिस्डिक्शन में हो रहा है वहां के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रेमिट किया जाए एंड देन उनके अकॉर्डिंग इस केस को परसू किया जाए। कोर्ट ने ये कहा, यानी कि कोर्ट बेनिफिट दे रही है जेजे एक्ट 2015 का। थर्ड केस आपका आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर। यहाँ पे क्या बात हुई थी, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेके फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हुई इस केस में। बेंच थी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एम.आर. शाह, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। Now, what happened in this case? In this case, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पेटिशन फाइल किया था जिसके चलते उन्होंने मीडिया को रिस्ट्रेन किया कि आप ओरल रिमार्क्स रिपोर्ट नहीं कर सकते जो जजेस कोर्ट में देते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना कि कोर्ट जजेस में जो भी ओरल रिमार्क्स दे रहे हैं आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीडिया को रिस्ट्रेन किया। This came after the Madras High Court remarked that ECI is responsible for the second wave of COVID and should be booked for the charge of the murder. अब ये कब हुआ? ये हुआ आपका जब मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया सेकेंड वेव ऑफ कोविड के लिए। जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल करा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जिस टाइम पे इलेक्शन, ये सेकेंड कोविड था, उसके पहले, उसके जस्ट पहले की बात थी कि इलेक्शंस हुए थे एंड हर जगह यही हल्ला मच रहा था कि अब इलेक्शन के टाइम पे कोविड नहीं है क्या, इलेक्शन के टाइम पे नहीं है क्या कोविड, लोग ये कह रहे थे, जनता यही ओपिनियन दे रही थी, अब कोविड नहीं फैलेगा क्या। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने ईसीआई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि हाँ भाई इनका बहुत हद तक हाथ था सेकेंड वेव आने में एंड कहा गया इनको मर्डर के चार्जेस इन पे लगने चाहिए। अब ओरल रिमार्क दिया हाई कोर्ट में एंड उसको मीडिया ने रिकॉर्ड करा एंड देन ऑब्वियस सी बात है मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगी, इसीलिए ईसीआई ने पिटीशन फाइल करा मीडिया के अगेंस्ट। अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है
ये एक्सटेंड होता है। अब नाउ मीडिया के फेवर में आता है जजमेंट क्या, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सटेंड होता है रिपोर्टिंग द प्रोसीडिंग दैट हैपन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग ओरल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द जजेस। कोर्ट ने कहा इसमें कोई भी गलत बात नहीं है अगर मीडिया हमारे स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स को रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि हर केस आपका जनरली जो होता है वो ओपन कोर्ट में है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बैठ रहा है सुन रहा है। बट कुछ केसेस होते हैं जैसे कि रेप वाले केसेस हो गए आपके, एसिड अटैक्स वाले हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस हो गए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे केस में कुछ भी नहीं था कि जिसमें मीडिया को हम रिस्ट्रेन करें। अगर यहाँ पे करा गया है, उन्होंने रिकॉर्ड करा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a कोर्ट का कहना है 19(1)(a जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को कवर करता है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर इसीलिए कवर करता है, फ्रीडम टू कवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू। नाउ पीपल आर मोर डिजिटल ओरिएंटेड, लोग डिजिटल ओरिएंटेड हैं एंड इसीलिए वो सीधे इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट पे जाते हैं। तो अब इंटरनेट पे उनको कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मीडिया करेगी ना। Hence, it would do no good to prevent a new medium to report the proceeding। अगर हम रोक देंगे तो सीधे सीधे हम एक माध्यम को रोक रहे हैं जनता तक कोई न्यूज पहुंचाने में। Constitutional bodies will do better than complain about this। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कहा जा रहा है कि आप इसको कंप्लेन करने के बजाय आप अपने ऊपर काम करिए, कोर्ट ने ऐसा कहा। फोर्थ जजमेंट आता है आपका सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें डाउरी डेथ ट्रायल्स को लेके गाइडलाइंस बताई गई थी। इसमें बेंच थी चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस की। एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो 304(b) है आईपीसी का, जो डाउरी डेथ से डील करता है, इसको आप इंटरप्रेट इस तरीके से करें, कीपिंग इन माइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, इस सेक्शन को क्यों बनाया गया 304(b) को। ठीक है, तो आपको लेजिस्लेटिव इंटेंट दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटेंशन था सोशल ईवल ऑफ ब्राइड बर्निंग एंड डाउरी डिमांड को कर्ब करना। जो बहुओं को जला दिया जाता है, डाउरी डिमांड करी जाती है, उसको कर्ब करने के लिए 304(b) को लाया गया था। एंड अपेक्स कोर्ट ने कहा इसको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंच ने इसीलिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी डाउरी डेथ ट्रायल्स के लिए इन द लोअर कोर्ट्स, वो आप बाद में जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जजमेंट आता है जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में कहा गया था। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। क्या कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एज देयर इज लिटिल होप ऑफ द मेकर सर्वाइविंग। ठीक है, कोर्ट का कहना है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है भाई नेसेसिटी के ग्राउंड पे वो एडमिसिबल होता है। हम सबको पता है कि जो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन दे रहा है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर पाएगा, इसीलिए हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करते हैं एविडेंस में। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल है आपको पता है कि जो इंसान अब डेथ बेड पर है वो झूठ नहीं बोलेगा, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है एंड इसीलिए हम इसको एडमिसिबल करते हैं एविडेंस में। डाइंग डिक्लेरेशन can form the basis of conviction if recorded in accordance with the law। अगर लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया है तो उसको कन्विक्शन का बेसिस भी बनाया जा सकता है। and if it gives a cogent and plausible explanation of the occurrence, it can be relied on as a solitary piece of evidence to convict the accused। ठीक है, अगर हर चीज समझ के हिसाब से होती है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होती है, तो यहाँ पे इसको सॉलिटरी पीस ऑफ एविडेंस भी माना जा सकता है कि उसको कन्विक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जजमेंट आता है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा गया था राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज concomitant टू आर्टिकल 19 एंड अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। अब सीधी सी बात है, डिपोर्ट की बात हो रही है। डिपोर्ट क्या होता है, उठा के यहाँ से कहीं और भेज देना। ठीक है, एक पर्सन को यहाँ से उठा के दूसरे का भेज देना। तो कहा जा रहा है कि हमें डिपोर्ट ना किया जाए, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हम तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि हमें उठा के डिपोर्ट कर दें। तो डिपोर्ट नहीं किया जाना आर्टिकल 19 में आता है एंड ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। बेंच जो थी वो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना एंड जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। नाउ व्हाट हेल्ड वाज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस को सुनते हुए कहा, ये केस किस बारे में था, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज को डिपोर्ट किया जा रहा था उसके डिसीजन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स आपकी 14 और 21 में ये सबको अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो डिपोर्ट वाला मामला आ नहीं रहा है, लेकिन जो राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड है ये आपका 19 में आता है। ठीक है, राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है
एंड ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर एक बार को 14 और 21 की बात हो रही होती है तो हम कहते हैं कि ठीक है अगला पर्सन क्लेम कर सकता है, बट यहाँ पर आर्टिकल 19 की बात हो रही है। नेक्स्ट केस आपका आता है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर। दिस केस वाज अबाउट द रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड एस रविंद्र भट्ट। ना यहाँ पे भी अगेन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मराठा रिजर्वेशन कोटा जो था उसको स्ट्रक डाउन करा था और उन्होंने कहा कि देयर वर no exceptional circumstances justifying the grant of reservation to the Maratha community in excess of 50% ceiling limit as laid down in the Indra Sawhney judgment. Constitution Bench of Supreme Court ने यहाँ पर, अब ऑब्वियस सी बात है जब मैं 50% रिजर्वेशन की लिमिट की बात करती हूँ तो मैं इंदिरा सोनी के जजमेंट का नाम जरूर लेती हूँ। मैं क्या लूंगी, जजेस खुद ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही वो जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पे मराठा रिजर्वेशन कोटा को स्ट्रक डाउन करा और उन्होंने कहा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे लाई डाउन नहीं करते हैं जिससे आप अपने रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर सको कि 50% से ज़्यादा मराठास को क्यों देना चाहिए, जो सीलिंग लिमिट है हम उसको क्यों क्रॉस करके मराठास को रिजर्वेशन दें, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वायलेशन होगा इंदिरा सोनी जजमेंट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महाराष्ट्र का स्टेट रिजर्वेशन एक्ट है 2018 का, ठीक है, उन्होंने हेल्ड दैट दिस रिजर्वेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बेसिकली मराठा रिजर्वेशन के हिसाब से। नेक्स्ट केस आता है आपका विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। अब अगेन समवॉट रिलेटेड आ गया केस कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ओवरऑल की कही गई थी बात इंदिरा सहाने में, एंड इस केस में तो कह रहे हैं ओबीसी का रिजर्वेशन 50% ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। हमको मालूम है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है, 27% है। नाउ बेंच यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस एम खनविलकर की आती है, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार। क्या कहा कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रिपल टेस्ट आपका कंप्लाई करना चाहिए बाय द स्टेट बिफोर रिजर्विंग सीट्स इन लोकल बॉडीज फॉर ओबीसीज। जब भी आप ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व कर रहे हैं लोकल बॉडीज में तो आपको एक ट्रिपल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। वो क्या ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, आप एक सबसे पहले एक डेडिकेशन कमीशन बनाइए जो रिगरस इंक्वायरी करेगा लोकल उस इम्प्लीकेशंस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज के बैकवर्डनेस पे जाएगा, एक इंक्वायरी करेगा कि हाँ भाई कितनी हद तक बैकवर्डनेस है कि रिजर्वेशन दिया जाना जरूरी है। नाउ सेकेंड, फिर उसके बाद प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन स्पेसिफाई किया जाए जो कि होना चाहिए लोकल बॉडी वाइज इन लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, एंड इन एनी केस किसी भी केस में 50% ऑफ द टोटल सीट से ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर हम टोटल बता रहे हैं। सच रिजर्वेशन shall not exceed an aggregate of 50% of the total seats reserved in favor of SC, ST, OBC taken together। किसी भी मायने में 50% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। नाउ जिसमें SC, ST को भी इंक्लूड कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नाजीब का। यहाँ पे बात करी गई आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो है उसमें बेल की बात हो रही है। बेल इन यूएपीए केसेस वेयर अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैज बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। अच्छा खासा लंबी सजा काटने की यहाँ पे बात हो रही है अंडर ट्रायल एक्यूज्ड के द्वारा। अब उनको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इस केस में क्या कहा गया। बेंच थी जस्टिस एनबी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ठीक है। नाउ emphasizing on the right to a speedy trial। आप सबको पता है स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो emphasize किया गया स्पीडी ट्रायल पे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया ग्रांट ऑफ बेल टू एन एक्यूज्ड who had spent over 5 years in jail as a under trial in the case under unlawful activities prevention act। 5 साल वो अंडर ट्रायल गुजार चुका है, ट्रायल ही नहीं हुआ है, बिना ट्रायल के वो 5 साल से जेल में पड़ा हुआ है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसको बेल देने का बेल दिया जाना चाहिए, बेल अलाउ कर दिया। क्यों, क्योंकि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो आर्टिकल 21 में इनहेरिट है। एपेक्स कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि देयर वाज अ बार अंडर सेक्शन दिस अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल, कि बार लगा हुआ है, लेकिन हाउएवर कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये प्रोविजन किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को बार नहीं करता है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा है तो हम उसको बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर बार लगा हुआ है इस सेक्शन में, लेकिन अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे कोई बार नहीं लगा सकता। लास्ट केस आता है आपका इस वीडियो का सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। आप सबको इस केस के बारे में पता होगा, ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इस केस में बात हुई थी कि अगर कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है इवन विथ सेक्सुअल इंटेंट, तो भी वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कहा जाएगा। ये कहा था जस्टिस पुष्पा वी गनेडी वाला ने, एंड इसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इस जजमेंट का। मामला क्या था कि एक 12 साल की लड़की थी, शी वॉज टेकन अवे बाय द एक्यूज टू हिज हाउस, कुछ फॉल्स प्रिटेक्स्ट में बहला फुसला के ले जाता है। एक्यूज ट्राई टू प्रेस द गर्ल्स ब्रेस्ट एंड इवन उसके ड्रेस उतारने का कोशिश किया। एट दैट वेरी मोमेंट उस लड़की की माँ जो है स्पॉट पे आ जाती हैं और अपनी बच्ची को बचा लेती हैं। कंप्लेन उसके बाद उसकी मम्मी ने पुलिस स्टेशन में करी। नाउ एट द ट्रायल कोर्ट क्या हुआ कि एक्यूज पे चार्जेस लगाए गए 354 के, 363 एंड 342 ऑफ द आईपीसी, एंड पॉक्सो का भी सेक्शन 8 के चलते उस पर कन्विक्शन किया जाता है, चार्जेस लगाए गए एंड उसको 3 साल की सजा सुनाई जाती है सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए एक माइनर लड़की को। नाउ बीइंग अग्रीव, अब ये ट्रायल कोर्ट ने सुना दिया फैसला। अब हुआ क्या, अग्रीव्ड था वो, तो एक्यूज ने अपील फाइल कर दी नागपुर बेंच ऑफ हाईकोर्ट बॉम्बे में एक्विटल ऑफ चार्जेस के लिए। वहां पे क्या हुआ, हाईकोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया ऑर्डर ऑफ द सेशन जज, ठीक है, एंड एक्यूज को एक्विटल दे दिया सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस से अंडर सेक्शन 8 एंड अपहेल्ड कर दिया। 354 के चलते तो अपहेल्ड कर दिया, लेकिन सेक्शन 8 में सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस को फ्री करा। क्यों किया, कोर्ट का कहना था कि प्रोसिक्यूशन यहाँ पे डिड नॉट मेक अ केस कि एक्यूज रिमूव द ड्रेस ऑफ द गर्ल चाइल्ड बिफोर मॉलेस्टिंग हर एंड एज सच देयर वाज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि कोई स्किन टू स्किन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तभी सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। यहाँ पर इफ ही ट्राइड टू प्रेस द ब्रेस्ट ऑफ द गर्ल, सो दैट वाज ओनली फ्रॉम दी अपर, उसने क्लॉथ के ऊपर से वो काम किया, एंड कोई यहाँ पर वो रिमूव करने से पहले मतलब जो चीज़ थी वो मॉलेस्ट वाली बात थी, उसको हम इस कैटेगरी में लाइन आउट नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये बात कही कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है यहाँ पर वो ही माना जाता है, बिना स्किन टू स्किन के हम नहीं मान सकते। जजमेंट रिसीव्ड अ ह्यूज बैकलैश, मैंने कहा अलग अलग कम्युनिटीज से बैकलैश मिला इस जजमेंट को। कहा ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है क्योंकि ये एक इन्विटेशन होगा इस तरह के एक्ट को करने के लिए। लेटर इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये केस आपका बेसिकली हाई कोर्ट का था, लेकिन फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, फॉर दैट से यहाँ पर मैंने इसको कंसिडर किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये जजमेंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे, एंड इनको ज़रूर थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक बार देख लीजिएगा। हो सकते हैं कई केसेस जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा भी चुके हों, लेकिन आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट 3-4 साल के जजमेंट्स की। तो मेक श्योर कि आप इनको ध्यान से पढ़ लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। पसंद आया होगा सेशन तो लाइक ज़रूर करना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।